हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 14/12/2023 में जो T2.0 का एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उन्हीं का सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। ये कितना नंबर वीडियो है या सेट है, तो सेट नंबर 18 है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि धातु धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कोक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कोक जो होता है यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और कोक जो होता है एक कठोर होता है, सरंध्र होता है और काला पदार्थ होता है। कोक जो होता है कठोर, सरंध्र एवं काला पदार्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो सबसे रंगीन प्रकाश कौन सा है, तो बैगनी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बैगनी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, और जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैगनी रंग का विचलन जो होगा वह अधिकतम होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो यह उसकी लंबाई के समानुपाती होती है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। क्या सही हो जाएगा, फास्फोरस। माचिस की तिल्ली की सतह में लाल फास्फोरस होता है और माचिस की तिल्ली के ऊपर जो होता है वह पोटेशियम क्लोरेट होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है, यानी पीने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एथेनॉल जो होता है, यह एथेनॉल को ही शराब कहते हैं, और एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है C2H5OH होता है। C2H5OH होता है एथेनॉल का सूत्र। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो ईंधन की दक्षता जो होती है उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ईंधन के ऊष्मीय मान को जो है किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जो होता है जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है और जस्ता अभिक्रिया करके यह जहर का रूप ले लेता है, जो हमारे खाने के डिब्बों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप प्रणाली। क्या हो जाएगा, ड्रिप प्रणाली। और ड्रिप प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली में खेतों को छोटे छिद्रों वाले छोटे पाइप से ढका जाता है। पानी जब इन पाइपों से गुजरता है तो पौधे की जड़ों पर टपकता है और सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जड़ों द्वारा जो पौधे को पानी आपूर्ति की जाती है, इसे भी अवशोषित कर लेता है। तो क्या होता है ड्रिप प्रणाली, आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो एक जोड़ा होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एक जोड़ा। और मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कुत्ता में जो है 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बिल्ली में जो है 19 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। चूहे में मात्र 20 गुणसूत्र होते हैं, यानी 10 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव कान का श्रवण प्रास यानी सुनने की रेंज जो होती है वह कितना से कितना हर्ट्ज के बीच होती है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव सुन सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब श्रव्य ध्वनि जिस ध्वनि को हम सुन सकते हैं तो वो उसका सुरक्षित सीमा जो होता है 0 से 120 डेसिबल होता है। 0 से 120 डेसिबल तक होता है। ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में ही मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। उच्चतम ऊर्जा जो होती है वह नीला प्रकाश में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार नीला प्रकाश हो जाएगा, नहीं तो इससे भी उच्चतम ऊर्जा किस में होती है तो बैंगनी प्रकाश में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है ग्रेफाइट। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो यह हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। और ये जो होता है सीधी रेखा, इसे अभिलंब कहा जाता है। ये जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है और ये बाहर निकलती है, परावर्तित होती है, इधर आपतित होती है इस बिंदु पर, और इधर परावर्तित जो होती है। तो आपको पूछा गया है अभिलंब ये और इसके बीच की कोण कितना होगा। तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो यह कर्मांकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। तो यह है पोंस, मेडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग घर्षण। घर्षण जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: अस्थितिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण एवं तरल घर्षण। तो इसी में है रोलिंग घर्षण, जो कि सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड के अध्यक्ष है। नाबार्ड के अध्यक्ष जो है वह साजी केवी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साजी केवी। और नाबार्ड का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो की गई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओएनजीसी की अध्यक्ष हैं। ओएनजीसी के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में कोई ऑप्शन के अनुसार जो है इसका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में कोई नहीं दिया गया है। और डॉक्टर अलका जो मित्तल थी यह ओएनजीसी के अध्यक्ष थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जो है ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। और भारत में ओएनजीसी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। और भारत में ओएनजीसी का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इटली के प्रधानमंत्री है। तो इटली के प्रधानमंत्री जो है वर्तमान में यह जॉर्जिया मेलोनी है। और ये कौन है? महिला है। और प्रधानमंत्री पद पर आने वाली प्रथम महिला जो है यह जॉर्जिया मेलोनी ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या जो है वह 3167 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3167। और वर्तमान में जो है विश्व का 75% बाघ जो है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में ही निवास करता है, यानी भारत में ही है 75% बाघ। और बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और कहाँ पे पड़ता है? तो यह पश्चिमी चंपारण में पड़ता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2022 की घटना विपर्जय था। 2022 की घटना विपर्जय जो था यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्या था? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। और विपर्जय जो था यह चक्रवात या तूफान था। इसका नामकरण जो किया गया था तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और यह बंगाली नाम है। और इसका मतलब जो होता है विपर्जय का अर्थ आपदा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्याह्न भोजन योजना जो था वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत कब से किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को इस मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है गोपालगंज, जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और थावे महोत्सव जो है यह प्रतिवर्ष 2012 से ही आयोजित किया जाता है। थावे महोत्सव 2012 से ही आयोजित किया जाता है गोपालगंज बिहार में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन जो है यह मैथिली ठाकुर है। और मैथिली ठाकुर को ही बिहार हस्तशिल्प एवं ग्रामीण खाद्य उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितना है? तो यह है 70,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 70,000 करोड़। और ये जो जल जीवन मिशन है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है जल जीवन मिशन। किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है। तो इसका नाम क्या है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन इसका नामकरण कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शेखर पाठक। और ये सब जो क्वेश्चन है 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए कि नाम को कितना अच्छा से मतलब ऑप्शन बनाया गया है। शेखर पाठक दिया गया है, शेखर जोशी दिया गया है और शेखर पांडे दिया गया है। नाम में तो आधा से अधिक विद्यार्थी कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। इसका बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है यह 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और ब्रेल भाषा के जो आविष्कारक थे वह लुई ब्रेल थे और इनका जन्म जो हुआ था 4 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को ही। और इसके बाद 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी भारत वापस लौटे थे। और 8 जनवरी को जो है अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा कथन या तथ्य सही है? तो इसका सबसे पहले इसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका शुभारंभ जो किया गया था 14 अप्रैल 2023 को इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन देखिए कितना सटीक बनाया है। 16 अप्रैल दिया गया है और 25 दिसंबर दिया गया है। इसमें अधिक विद्यार्थी एक से अधिक को चुनते हैं, मगर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञात शवों यानी जो मर जाता है तो उसका शव जो होता है उसी का डीएनए का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो यह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश कौन है? आयोजक देश जो है यह इंडोनेशिया है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंडोनेशिया।
और 2023 में आसियान का जो शिखर सम्मेलन हुआ था यह इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और आसियान का वर्तमान अध्यक्ष देश जो है यह इंडोनेशिया ही है। और आसियान का जो है स्थापना यह 8 अगस्त, आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था आसियान का स्थापना। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है, तो यह है जर्मनी देश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य एक तारा है, ये सब जानते हैं, और लाल तारा है कि पीला तारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला तारा। सूर्य है एक पीला तारा। सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है। यह ऊर्जा और प्रकाश दोनों प्रदान करता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? तो अक्षांश रेखा जो होती है यह 179 होती है। कितनी अक्षांश रेखा होती है? 179 अक्षांश रेखाएं होती है। और 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी जो होती है, 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी यह लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 111 किलोमीटर के बराबर होती है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है। कोसी मैदान की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है यह 30 से 40 मीटर होती है। औसत जो होती है 30 से 40 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं। और यह नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र है। जीवाश्मों के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र जो है यह अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है। और सबसे पहले मानव की उत्पत्ति जो हुई थी यह यहीं पे हुई थी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में ही। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दो समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क क्या कहलाता है? तो यह एकल्चरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एकल्चरेशन। और एकल्चरेशन जो होता है इसमें आदमी को विभिन्न संस्कृतियों के नए पहलुओं को सीखने और समझने और उनके मतभेदों की सराहना करने की अनुमति देता है। कौन चीज़? एकल्चरेशन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और बरौनी एक ऐसा शहर है जो खनिज पदार्थों की कम उपलब्धता के बावजूद भी खनिज आधारित औद्योगिक संकुल के रूप में उभर कर सामने आया है। और बरौनी में जो है सबसे पहले तेल शोधन कारखाना से पहले क्या था? तो बरौनी में जो है सबसे पहले बरौनी में सबसे पहले ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। और कब की गई थी? तो यह 1962 ईस्वी में की गई। और तेल शोधक कारखाना जो है 1964 ईस्वी में सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से यहाँ पे बिछाया गया या कारखाना लगाया गया। इसके बाद जो है बरौनी हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। पारादीप कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है तो यह संभववादी विचारधारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की स्थानांतरणशील कृषि है? तो यह है पोडू। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पोडू। कहाँ का है? तो यह ओडिशा के स्थानांतरणशील कृषि है। बेवर एवं दहिया जो है यह मध्य प्रदेश का है। बेवर और दहिया कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि
बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू जो कहलाता है वह किजसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किजसी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह भागलपुर में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भागलपुर। और भागलपुर को भारत के रेशम शहर या सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि का अनुपात जो होता है वह बढ़ता है। अगर जनसंख्या घट जाएगा तो मानव भूमि का अनुपात जो होगा वह बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर या जिला दिया रहे तो आरा से संबंधित है। ऑप्शन में जो है जगदीशपुर भी दिया रहता है, आरा भी दिया रहता है और बिहार भी दिया रहता है। तीनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे यह इसके संस्थापक थे तथा आनंद मोहन बोस को इसका सचिव बनाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो यह मैडम भिकाजी कामा ने फहराया और इसे ही भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में जाना जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन या संपादित किया गया था? तो अल हिलाल पत्रिका का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अल हिलाल पत्रिका का। और कॉमरेड पत्रिका जो थे यह किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो मोहम्मद अली के द्वारा कॉमरेड पत्रिका संपादित किया गया था 1911 ईस्वी में। कौन सी पत्रिका? कॉमरेड पत्रिका। किसके द्वारा? तो मोहम्मद अली के द्वारा। ये जमींदार पत्रिका यह किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो मौलाना जफर अली खान द्वारा यह पत्रिका यानी जमींदार पत्रिका संपादित किया गया था। और यह जो था यह एक उर्दू अखबार था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह जो है यह पुस्तक इसको किस ईस्वी में लिखा? तो 1949 ईस्वी में इसके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया किसान सभा की पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। और सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन जो हुआ था वह अधिक तीव्र हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो यह 1940 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पटना वुमेन्स महाविद्यालय की स्थापना। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो की गई थी वह 1927 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस दिवस के रूप में? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन को राखी दिवस या रक्षाबंधन या एकता बंधन के रूप में भी मनाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया? तो यह राजकुमार शुक्ल ने दिया।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चंपारण सत्याग्रह में जो है 1917 में जो हुआ था, इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, इसके बाद जेबी कृपलानी ने भी दिया था, नरहरि पारेख भी दिया था, महादेव देसाई भी दिया, ब्रजकिशोर प्रसाद भी दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी पूछा गया है T1 में। अगला क्वेश्चन है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ये और ये दोनों सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, ये भी सही है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं, सही है। वे न केवल राजनीतिक न कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, ये भी सही है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो है भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है, ये भी सही है, नहीं पाया गया है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है भारत में एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? तो यह जो है उपयुक्त में से एक से अधिक पीड़ित है, यानी इन सब से पीड़ित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार होते हैं उनमें अनुच्छेद 19 से 22 तक में चर्चा है स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कार्यों की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं जो होती है इसकी चर्चा अनुच्छेद 42 में है। और निर्वाह योग्य जो मजदूरी होती है यानी कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, यह अनुच्छेद 43 में है। समान सिविल संहिता, यह एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है हर एक वर्ष। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण जो है यह अनुच्छेद 49 में है। और शराब पर प्रतिबंध जो लगाया गया है अनुच्छेद 47 के तहत शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है आप मिला लीजिएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है। दूरदर्शन का ध्येय वाक्य जो होता है वह सत्यम शिवम सुंदरम होता है, संस्कृत में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। और यहीं पर सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी गोवा में ही स्थित है। गोवा में मात्र 2 ही जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। दीनदयाल उपाध्याय जो प्रसिद्ध है यह एकात्म मानववाद के लिए, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एकात्म मानववाद के लिए।
और दीनदयाल उपाध्याय का एक महत्वपूर्ण कथन है कि 2 धोती, 2 कुर्ते और 2 वक्त का भोजन ही मेरी आवश्यकता है। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि 2 धोती, 2 कुर्ते और 2 वक्त का भोजन ही मेरी आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? तो यह दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इसी को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? तो यह 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करने वाले राज्य जो है यह राजस्थान है। और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? तो 2023 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं उन्हें अवसादी सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चाप झील, ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो यह नदी घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि एक सिंग युक्त गेंडा का गिरिराज है, तो यह है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक होता है, तो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक जो होता है वह कहाँ पे होता है? विश्व में जो है यह ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और भारत में कहे तो ओडिशा में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर या जूट जो है यह पटसन को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सब एक ही बात है। अगला क्वेश्चन जो है कि जनसंख्या के परिवर्तन के 3 मुख्य कारक जो है वह जन्म है, मृत्यु है एवं प्रवास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, तो यह पारिस्थितिक क्षरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि काले फेफड़े का रोग संबंधित होता है, तो यह कोयला खनिकों से संबंधित होता है काले फेफड़े का रोग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तेल सिलिक क्या है? तेल सिलिक क्या है, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तेल सिलिक क्या है? तो यह समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तेल सिलिक जो होता है यह सामान्यतः जल के वाष्पीकरण की दर को कम करता है। जल के वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? कम करता है तेल सिलिक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि WWF जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहा जाता है का पशु चिन्ह क्या है? तो इसका पशु चिन्ह जो है यह विशालकाय पांडा है। क्या है? विशालकाय पांडा है। और WWF की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, बढ़ जाता है। शुद्ध पानी का क्वथनांक जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अशुद्ध पानी का क्वथनांक आमतौर पर जो है वह 99 डिग्री सेल्सियस से लेकर 101 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, यानी इस ताप पर यह उबलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। और ओजोन परत का जो वर्तमान में क्षय हो रहा है, तो इसी से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। और ये जो है ओजोन परत में जो छिद्र पाया जाता है, ये जो छिद्र के कारण जो पराबैंगनी किरण इनसे निकलती है, इसके कारण त्वचा कैंसर होता है।
त्वचा रोग होता है, सनबर्न होता है, मोतियाबिंद होता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका राइट आंसर जो है तीनों सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल निकास जिसे एग्जॉस्ट कहा जाता है का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक जो है यह सीसा होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो होता है वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसीलिए खाना जल्दी से नहीं पकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।